कहानी का नाम है समीरा और इसे लिखा है मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने। किसी घर में दिन का शुभ या अशुभ होना वहाँ की दीवारें, आंगन और वहाँ बहती आवाज़ें तय करते हैं। समीरा के घर की दीवार आज रंग बिरंगे रिबन से ढकी थी और ज़मीन पर यहाँ वहाँ गुब्बारे बिखरे थे। बेटी नैना ने म्यूज़िक सिस्टम पर धीमा सा संगीत बजा रखा था, पुराने फिल्मी गाने। टेबल पर ताज़ा फूलों का गुलदस्ता महक रहा था और उससे टिका एक हैंडमेड कार्ड जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी समीरा के लिए सिर्फ एक शब्द था, बेमानी सा शब्द। यानी नैना के अपनी माँ को खुश करने के सारे उपाय बेकार जा रहे थे। वो टेबल पर ठोड़ी टिकाए बड़ी देर से समीरा को ताक रही थी, उसके चेहरे की उदासी को नोटिस कर रही थी। स्माइल तो करो मम्मा, इट्स योर स्पेशल डे, उसने गुजारिश करते हुए कहा। समीरा उठकर बाहर बागीचे में निकल आई। क्यारियां मौसमी फूलों से भरी थीं। ये पौधे उसने पिछले महीने रोपे थे। पूरे घर में यही एक हिस्सा था जो उसे अपना लगता था। अंदर से क्रिस्टल शैंडिलियर के चमकदार बल्ब की रोशनी पर्दों से छनकर बारामदे तक आ रही थी। समीरा को यह सब एकदम बनावटी लगता था। मम्मा, नैना की तेज आवाज सुनकर समीरा अंदर चली आई। मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची के गालों को थपक दिया। उसे अपने व्यवहार पर जरा सा अफसोस हुआ कि वो बिला वजह नैना के जोश पर पानी फेर रही है। उसका गुस्सा तो अभय से था, अपने पति से। माँ बाप के बीच की तलखियां बच्चों की खुशियों पर गाज बन के गिरती हैं। समीरा समझ रही थी कि उसके और अभय के बीच की दरार अब इतनी चौड़ी होने लगी है कि वो कभी कभी नैना को नजर आ जाती है। लेकिन शायद 13 साल की उनकी बच्ची के लिए ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि हर इच्छा बिना कहे पूरी करने वाले पापा से मम्मा नाराज कैसे हो सकती हैं। और आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार तो उसकी माँ की किस्मत पर रश्क करते थे। मम्मा, पापा का फोन था, ही इज ऑन द वे, नैना ने अनाउंस किया। समीरा चुपचाप अपने कमरे में जाकर साड़ी बदलने लगी। उसके लिए खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी था खुश दिखाई पड़ना। और सच तो ये था कि खुश होने का दिखावा करना खुशियाँ कमाने से ज़्यादा कीमत मांगता है। हैप्पी बर्थडे, अभय की आवाज़ सुनकर समीरा बाहर चली आई। अभय के हाथ में बड़ा सा सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता था। गुलाब या रजनीगंधा नहीं, कार्नेशंस, खास फूल, महंगे फूल। और दूसरे हाथ में गिफ्ट रैप किया हुआ एक तोहफा। खोलो खोलो मम्मा, बताओ बताओ क्या होगा इसमें, नैना अभय के कंधों पर झूलते हुए बोली। समीरा ने बेमन से रैपर खोला। अंदर नीले मखमली डिब्बे में हीरे की अंगूठी थी, एक बड़ा सा सॉलिटेयर। समीरा ने चुपचाप डिब्बा टेबल पर रख दिया। अभय उसके करीब चला आया और बोला, अच्छा नहीं लगा? कुछ और चाहिए तुम्हें? इस हीरे से ज्यादा कीमती, उसने हंसते हुए कहा। समीरा बुदबुदाई, हाँ मुझे कुछ और चाहिए अभय, कुछ और, इस हीरे से कहीं ज्यादा कीमती। समीरा के घर में बजता संगीत बंद हो चुका था। अब वहां नीम खामोशियों का कब्जा था। जमीन पर बिखरे गुब्बारों से हवा निकल चुकी थी। गुलदान में सजे फूलों की गर्दन लटक गई थी और बुझी हुई मोमबत्तियों के पास पड़ी हीरे की बेशकीमती अंगूठी ये सवाल कर रही थी कि मुझसे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। समीरा आखिर अभय से तोहफे में चाहती क्या है? लेकिन ये सवाल अभय ने उससे नहीं किया। वो तोहफा वहीं पटक कर स्टडी में चल दिया था। पिछले 1.5-2 सालों में ऐसे कई सवाल समीरा ने बार बार किए जिनके जवाब वो देना नहीं चाहता था। अभय और समीरा 4 साल पहले अपना कस्बा छोड़कर इंदौर आ बसे थे। वो शहर जो मध्य प्रदेश का बिजनेस सेंटर था। यहाँ आकर कुछ ही सालों में अभय ने वो मकाम हासिल कर लिया था जिसका उसने पता नहीं कब से ख्वाब संजो रखा था। एक ऐसा ख्वाब जो एक छोटा सा स्कूल चलाने वाले MA पास लड़के को देखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अभय रईसी के सपने बुनता था, टाट की चादर पर सितारे टांकने के सपने। अबे इतना तो अच्छा लगता है, यहाँ अपना घर है, अपनी जमीन है,
अपने खेत में जो उगता है वो खाते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, और क्या चाहिए। नहीं जाएंगे अपन बड़े शहर? बोलो, नहीं जाएंगे ना? समीरा मनोहार करते नहीं थकती थी और अभय उसकी बात को अनसुना कर देता। ये खेत, ये जमीन में अपने साथ उड़ा के ले जाऊंगा शहर, देखना कितनी जल्दी तुमको इस दुनिया से बाहर निकालता हूं। समीरा कसमसा के रह जाती। वो छोटा सा कस्बा, वहाँ का तालाब, उसमें खिली कमलिनी, बड़ के झुरमुट में बने मंदिर, संकरी गलियां जिनसे चिपक कर एक कतार में लगी थीं दुकानें, उसे नहीं जाना था इस दुनिया से निकलकर। वहां तो जिंदगी अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में दिखाई देती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब अभय ज्यादा पैसे कमाने और उन पैसों से खुशियां खरीदने के ख्वाब क्यों देखने लगा था। उसके कई बार समझाने और विरोध करने के बाद भी अभय अपनी सारी जमीनें बेचकर शहर चला आया और फिर बड़ा और बड़ा बनने की आस में उसने अपना जमीर भी बेच दिया। अभय ने नकली दवाओं के कारोबारियों से सांठगांठ कर ली और गांव की जमीन बेचकर कमाया पैसा गलत धंधों में झोंक दिया। आसान था इस तरह जल्दी पैसे कमाना। बहुत जल्द वो समीरा के लिए ऐशो आराम की जिंदगी मोल ले आया था, लेकिन कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। उनके बीच मोहब्बत की गांठ कमजोर पड़ने लगी थी। जिसे वो खुद जिंदगी का नाम देता था, वहां समीरा का दम घुट रहा था और समीरा के हाथों से जिंदगी सरकती जा रही थी। नवरात्र के शुरुआती दिन थे, समीरा के उपवास का तीसरा दिन। इस बार न जाने क्यों उसकी हिम्मत पस्त पड़ रही थी। शाम होते होते उसका सर भारी होने लगता। नैना खूब नाराज होती। मम्मा, हेल्थ ठीक नहीं तो क्यों करती हो ये व्रत उपवास? आपका चेहरा कितना डल होता जा रहा है। समीरा चुपचाप आरती की किताब सामने रख के बुदबुदाने लगती। उसे देख के लगता जैसे प्रार्थना नहीं, शिकायत कर रही हो। उसकी गिरती सेहत देखकर अभय भी नाराज होता। समीरा गुस्से में आकर फलाहार भी छोड़ देती। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी, न ही वो किसी से बहस करना चाहती थी। उसे लगता कि जब अभय उसकी बात सुनना समझना नहीं चाहता तो वो भी क्यों उसके कहे पर ध्यान दे, क्यों उसका कहा माने। ये उसका सत्याग्रह था, लेकिन इस जिद की उसे कीमत चुकानी थी। वो भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही थी। वो हर रात बुरे बुरे सपने देखती और डर जाती। वो सुबह उठकर किताबों में उन सपनों के अर्थ देखती, फिर और भी डर जाती। अखबार में नकली दवाओं से जुड़ी खबर देखती, उनकी वजह से मरीजों की सेहत बिगड़ते या जिंदगियां सिमटते देखती तो उसका कलेजा कांप जाता। उसे लगता वो किसी हत्यारे के साथ जी रही है, बल्कि उसका साथ दे रही है, भोग रही है उसके दिए सुखों को। समीरा की जिंदगी में एक किनारे पर डर और दूसरे पर दुख था। वो बस बही जा रही थी धार में। उस घर में एक नैना ही थी जो ताजी हवा के झोंकों की तरह थी। वो अभय और समीरा के बीच की जगह को अपने सवालों, अपनी हंसी, अपनी मांगों से भरती रहती थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी पापा से गुस्सा क्यों रहती हैं। पापा तो उसका कितना ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे हैं उसके पापा। और बस यही वजह थी कि समीरा उसको उसके पापा का सच नहीं बता पाती थी। कैसे उसका अभिमान तहस नहस कर दे। मेरे पापा ये, मेरे पापा वो। हर बेटी की तरह अभय भी नैना का हीरो था। हीरो तो वो उसका भी था जब कॉलेज के दिनों में वो उसको अपने पापा की पुरानी स्कूटर से लेने आया करता था। तब हौले से उसके कंधे पर हाथ धरना उसके लिए दुनिया भर की सबसे बड़ी खुशी थी। वो खुशी जिसका कोई मुकाबला नहीं था उस सर्द एहसास से जो उसे अभय की लंबी कार की सीट पर बैठकर होता था। समीरा ने खुद को एक शल में बंद कर लिया था। जिस इंसान की वो इज्जत नहीं करती थी उसे वो प्यार भी नहीं कर सकती थी। अलमारी में रखी नोटों की कड़क गड्डियां उसको भीतर तक हिला देती। अभय का बढ़ता बैंक बैलेंस समीरा की खुशियों की जमा पूंजी कम करता जा रहा था। 200 रुपए किलो के भाव से लाए गए सेब, महंगे मेवे भी समीरा की आंखों के नीचे पड़ते काले घेरों को नहीं रोक पा रहे थे। क्यों कर रहे हो ये सब अभय? बद्दुआएं लगेंगी लोगों की। तुम इनडायरेक्टली हत्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। वो कलप के कहती कि शायद ऐसे इल्जामों से उसका ईमान जाग जाएगा, लेकिन अभय ढीठों की तरह कहता, यार मैं अकेला हूं क्या?
सब जगह है ये धंधा, है रैकेट है पूरा। तुम बस अपनी सोचो ना। समीरा ने सोचना तो नहीं, हाँ कहना जरूर छोड़ दिया था। वो अष्टमी का दिन था। पिछले 8 दिनों के व्रत ने समीरा को थका दिया था। ये पिछले बरसों की जमा थकान थी। उस शाम आरती करते करते समीरा को सीने में तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ी। पापा पापा, मम्मा को कुछ हो गया। नैना की चीख और आरती का थाल गिरने की आवाज से अभय दौड़ता हुआ आया। कुछ देर बाद वो एम्बुलेंस में समीरा के साथ बैठा उसकी हथेलियां सहला रहा था। तेज सायरन की आवाज उसकी धड़कन और बढ़ा रही थी। सर्दियों के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ती एम्बुलेंस अस्पताल के रास्ते पर थी और अभय के लिए समय जैसे ठहर गया था। समीरा समीरा, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। वो झुककर उसके कानों के पास आकर बुदबुदाया। लेकिन समीरा कहाँ सुन रही थी। उसका शरीर तो लस्त पड़ा हुआ था। 10 मिनट बाद वो आईसीयू में थी। कुछ ही देर में दवाएं, इंजेक्शन और मॉनिटर्स से घिर गया समीरा का बेड। हार्ट अटैक। 37 साल की उम्र में अटैक हुआ था समीरा को। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? अभय की आवाज भर्रा रही थी। इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? कहीं डायग्नोसिस में कोई गलती तो नहीं है? स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इतने टेंशन पालने लगे हैं लोग। ख्याल रखिए इनका। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं लिखते हुए कहा। कोई स्ट्रेस नहीं डॉक्टर, नो टेंशन, अभय ने कहा और फिर खामोश हो गया। अपनी ही आवाज उसको एकदम खोखली मालूम हुई। बीते दिन आंखों के सामने गहरे बादलों की तरह आने लगे, सांवले और गीले बादल। वो दिन जब समीरा उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी गुजारिश करती कि वो गलत काम ना करे। वो दिन जब वो गुस्से से खाना छोड़ देती कि अभय वापस अपने कस्बे लौट चले। और वो दिन भी जब वो अखबार की कोई खबर देखकर डरी सहमी सी बिस्तर के कोने में दुबकी सोई रहती, जब वो उसकी सिसकियां अनसुनी कर देता था। अभय उसको क्या समझाता कि फिक्र मत करो, मेरे गलत धंधों को कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। मत सोचो कि मेरी नकली दवाइयों का कभी भांडा फूटेगा। समीरा के टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आती जा रही थीं और उनके मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। अभय के समझाने पर भी वो मान नहीं रही थी। अभय नैना को लेकर समीरा के पास बैठ गया। समीरा के होंठ पपड़ा गए थे, आंखों में एक अजब सी वीरानी थी। मम्मा प्लीज ठीक हो जाइए, प्लीज मम्मा, नैना सुबकते हुए बोली। अभय ने उसके आंसू पोंछे और बोला, हो जाएगी मम्मा ठीक, ये शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है। बेस्ट हॉस्पिटल? नैना की आंखें जरा सी चमक गईं। हाँ पापा, अच्छा तो है, एकदम होटल जैसा। अभय का सीना जरा और चौड़ा हो गया। उसने एक नजर अस्पताल के डीलक्स रूम में दौड़ाई और समीरा के पीले पड़े चेहरे की ओर देखा। बोला, हम अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे अच्छा अस्पताल, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट। आप समझिए तुम कि पैसा होना कितना जरूरी है। पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती है। समीरा अभय की ओर देखती रही बिना पलकें झपकाए, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसको अभय के पैसों से खरीदी जिंदगी नहीं चाहिए थी। समीरा और अभय के बीच की टकराहट अपने सबसे नाजुक मकाम पर थी। समीरा के भीतर की नदी धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील होने लगी थी। अभय की महत्वाकांक्षाएं, उसके खूब पैसा कमाने के सपने समीरा के उसूलों से रोज एक नई लड़ाई लड़ते। इस लड़ाई में समीरा ने सबसे पहले अपनी हंसी खोई, फिर नींद खोई, फिर प्यार खोया और अब उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। अस्पताल में समीरा का 20वां दिन था। अभय रोज सुबह ताजे फूलों का गुलदस्ता लेकर आता। कैसी हो? उसने सफेद रजनीगंधा एक कोने में रखते हुए पूछा। समीरा ने अधखुली पलकें भी मूंद ली। अब उसको अपने सामने वो अभय नजर आ रहा था जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिस पर इतना भरोसा किया था कि उसके साथ चल पड़ती थी किसी भी अनजानी राह पर, बिना मंजिल का पता पूछे। अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में दोनों कितनी बार क्लास बंक करके कस्बे के बाहर निकल जाया करते थे। नीले आसमान के विस्तार में दोनों अपना कोना खोजकर आने वाले दिनों का ताना बाना बुनते। ताने में समीरा का कपास होता और बाने में अभय रेशम बुनता।
तब समीरा नहीं समझी कि वो रेशम की चमक और नरमी के लालच में अपना ईमान दांव पर लगा देगा और लंबे सीधे रास्ते छोड़कर शॉर्टकट खोजेगा। समीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। सामने फिर अभय था, लेकिन कितना अजनबी। कोई ऐसा शख्स जो सामने आ जाए तो मन कतरा कर निकल जाने की इच्छा करे। उसकी आंखों में पहले जैसा नूर उसको नहीं दिखता था। अब तो वहां सिर्फ बड़ा बनने की ललक और पैसों की चमक नजर आती थी। समीरा के जवाब न देने को अभय ने उसकी कमजोरी समझा। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। उसने समीरा का माथा सहलाया। नैना, तुम मम्मा के पास रहना, मैं जरा आ रहा हूं। अभय समीरा की मेडिकल फाइल लेकर डॉक्टर के पास चला गया। अब उसे फिक्र होने लगी थी। इतने दिन होने आए लेकिन समीरा की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, नामी गिरामी डॉक्टर्स और महंगी से महंगी दवाएं, वो भीतर ही भीतर कांप गया। अभय डॉक्टर के चेंबर के बाहर से ही जल्दी से समीरा के पास लौट आया और उसके पास रखी दवाएं देखने लगा। वो घबरा रहा था। क्या उसका किया उस तक वापस लौट आया है? क्या समीरा को भी नकली दवाएं दी जा रही हैं? अभय को लगा उसके सीने में तेज दर्द उठ रहा है। वो सहलाना चाहता है लेकिन उसका अपना हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। डॉक्टर्स के राउंड का टाइम हो रहा है, आप इधर अटेंडेंट के बेड पे बैठ जाएं प्लीज। नर्स की आवाज सुनकर अभय चौंक कर उठ गया। वो समीरा के बिस्तर पर सर टिकाए बैठा था। तभी शायद नींद लग गई थी। समीरा अभी भी सोई थी। दवाओं की स्ट्रिप्स वहीं बिखरी हुई थीं। उसने पागलों की तरह एक एक दवाई का कंटेंट, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम, पता, मार्केट कौन कर रहा, एक्सपायरी कब है, वगैरह वगैरह सब देख डाला। कहीं कुछ गड़बड़ नजर तो नहीं आई, लेकिन दिमाग में जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया। तभी दरवाजे पर आहट हुई और डॉक्टर्स की टीम समीरा के बेड के आसपास जमा हो गई। समीरा ने हौले से आंखें खोल दी। कैसी हैं आप? डॉक्टर ने उसकी फाइल देखते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। आप दवाएं बदल के देखिए ना। अभय ने बेचैन होकर कहा। उसको समीरा को खो देने का खौफ सताने लगा, और वजह वो खुद होगा। ये वो कैसे बर्दाश्त करेगा? डॉक्टर ने अभय का हाथ थपथपा दिया। फिर समीरा से बोले, तुम अब बिल्कुल ठीक हो समीरा। इट वॉज अ माइल्ड अटैक। चिंता मत करो, धीरे धीरे अपना रूटीन फॉलो करो। अपना विल पावर इस्तेमाल करो। यूल बी ऑल राइट वेरी सून। डॉक्टर के साथ एक काउंसलर भी था। उसने समीरा को खुश रहने के, उम्मीद बनाए रखने के तरीके बताए। वो पूछते रहे कि ऐसा क्या है जो उनको परेशान कर रहा है। समीरा चुपचाप सुनती रही। अभय उसके माथे को लगातार सहलाता रहा, इस उम्मीद से कि शायद ये स्पर्श उसको भरोसा दिला सके कि वो समीरा को खुश रखेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2 दिन बाद समीरा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभय दिन भर समीरा के साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा था। उसे कुछ हो जाएगा, यह ख्याल उसकी गर्दन घोंट रहा था। उसको अपने घर की चमक, रौनक सब फीके लग रहे थे। मोटा कालीन खुरदुरा, प्लास्टिक पेंट से पुती दीवारें बदरंग लग रही थीं और समीरा की सॉलिटेयर रिंग पत्थर। समीरा? अभय उसके पास आकर बैठ गया। समीरा ने धीरे से गर्दन हिला दी। फिर एक लंबी खामोशी, जैसे रेगिस्तान में बिना पैरों की आवाज के ऊंटों का कारवां गुजर रहा हो। अभय माफी मांगना चाहता था। वो कहना चाहता था कि उसने गलतियां की हैं, उसका दिल दुखाया है। वो कहना चाहता था कि गलत काम करके उसने पता नहीं कितने लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं, और ये भी कि उसने समीरा का दिल दुखाया है। अभय बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे वो थक गया हो और उसका कहा समीरा ने कब से सुनना छोड़ दिया हो। उसने समीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, ठीक हो जाओगी ना समीरा? उसकी आवाज भर्रा रही थी। हम घर वापस चलेंगे। समीरा ने चौंक कर उसे देखा। घर? अब कहाँ है घर? ले लेंगे घर, और खेत भी, बाग भी ढूंढ लेंगे ना। तुम्हारी गलियां, मंदिर, नदी किनारे का मेला, सब। बस तुम ठीक हो जाओ। समीरा ने अपनी उंगलियां कस लीं।
उसके भीतर की ताकत थोड़ा थोड़ा लौट रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।